Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi Kaveri textbook, lesson 8. Topic will be chief की दावत। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 8 की कावेरी पाठ्यपुस्तक के पाठ 8 चीफ की दावत पाठ का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग सम्मिलित होकर ध्यानपूर्वक सुनिए और उस पाठ से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं पाठ की ओर। चीफ की दावत, ये है पाठ का शीर्षक, पाठ का नाम है और पाठ में दिया गया है कि मिस्टर श्यामनाथ के घर उनके चीफ दावत पर आए। श्यामनाथ ने अपनी माँ को एक कुर्सी पर बैठने की दावत दी थी। जब चीफ माँ के सामने आए तब वह कुर्सी पर बैठी खर्राटे ले रही थी। श्यामनाथ को माँ का यह व्यवहार अशोभनीय लगा। चीफ माँ के गीत तथा उसकी बनाई गई फुलकारी से बहुत प्रसन्न हुए और श्यामनाथ ने अपनी माँ से फुलकारी बनाने का अनुरोध किया ताकि उसकी तरक्की हो सके। माँ इस बात से बहुत प्रसन्न हुई। जीवन कौशल, भावनाओं पर नियंत्रण, तदनुरूपता, नैतिक मूल्य, पारिवारिक संबंध, कर्तव्य बोध, अति सत्कार, ये सब नैतिक मूल्य हैं इस पाठ में। तो हम पाठ के प्रथम अनुच्छेद की ओर चलते हैं। पाठ का हम सम्यक अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले हम पहले अनुच्छेद की ओर चलते हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर उसके चीफ की दावत थी। श्यामनाथ कहीं नौकरी करता था, उसके बाद उसके जो सरदार थे वो आने वाले थे। श्यामनाथ और उसकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने तक की फुर्सत न थी। श्यामनाथ और उसकी पत्नी आवभगत में लगे हुए थे, यहाँ तक कि उन्हें पसीना पोंछने तक का भी मौका नहीं था। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए परेशान हालत में थी। मिस्टर श्यामनाथ चीचों को हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे आ जा रहे थे। कमरे का डेकोरेशन कर रहे थे, उसको सजा रहे थे। चीफ आने वाले थे तो प्रसन्न भी थे तथा यह भी डर था कि कहीं कोई चीज़ उनको बुरी भी ना लगे, इसलिए काफ़ी आवभगत की तैयारी किए थे। आखिर 5 बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, नैपकिन, फूलदान सब बरामदे में पहुंच गए। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे, पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सोमनाथ के सामने सस्ता एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? और श्रीमती डी काम करते करते ठहर गई और सोचकर बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिरा कर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो जाए। माँ से कहो कि वो जल्दी से खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। यह सुझाव दोनों को ठीक लगा। सस्ता श्रीमती जी बोल उठी। जो माँ सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो क्या होगा? माँ से कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें तो जो बैठ और सोए नहीं, बैठी रहे और क्या। थोड़ी देर की तो बात है। सब कुछ निश्चित करने के बाद सोमनाथ अपनी माँ के पास पहुँचे। उन्होंने माँ से कहा, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुँह में से दुपट्टा हटाया और बेटे की ओर देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो कि जिस दिन मांस मछली बनती है उस दिन मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ जल्दी सो मत जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात तो है नहीं। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ माँ को लेकर अभी भी परेशान थे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे की कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ इस पर जरा बैठो। तो माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर गिराकर नहीं बैठते, यह चारपाई नहीं है। माँ ने टांगे नीचे कर ली और हाँ, खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, न ही खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंकूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जी हाँ, नहीं वही पहनूंगी बेटा, जो है वही पहनूंगी बेटा।
माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोला, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन कर आओ तो जरा देखूं। माँ सफ़ेद सलवार कमीज पहनकर बाहर निकली। थोड़ा सा कद, सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, सिर के आधे झड़े हुए बाल जो पल्ले की ओट में छिपे हुए थे। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में मिल गए। यह वाक्य शामनाथ को तीर की तरह लगा। तुनक्कर बोली, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो कि नहीं है जेवर। बस 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर शामनाथ को कुछ भी तैयार होना था। एक बार फिर वो खुद भी तैयार होना था और एक बार फिर माँ को हिदायत देने आ गए। माँ रोज की तरह गुमसुम मत बैठी रहना, अगर साहब अचानक इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक से जवाब देना। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मैं क्या बात करूँगी, तुम ही कह देना कि माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। माँ का जी चाहा कि चुपचाप अपनी सहेली के घर चले जाएं, मगर बेटे की हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। शाम ठीक 8 बजे चीफ अपनी मेम साहब और अन्य मेहमानों के साथ शामनाथ के घर पहुंच गए। बात करते करते कब वक्त गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग खाना खाने के लिए उठे और बैठक के बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामना सहसा छिटक गए। उन्होंने देखा कि माँ कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी हुई थी, सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। लगातार खर्राटों की आवाजें आ रही थी। सामनाथ गुस्से से लाल पीले हो गए और जी चाह कि माँ को हिलाकर उठा दे, मगर ऐसा करना संभव न था क्योंकि चीफ और बाकी मेहमान पास ही खड़े थे। माँ को देखते ही कुछ अफसरों की पत्नियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर घबरा गई। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई संभल कर बैठी। माँ तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रहे हो। खिसियाई हुई नजरों से सामना चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वही खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने से सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरी बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। माँ हाथ मिलाओ, पर माँ ने घबराहट में बायां हाथ ही बढ़ा दिया। क्यों नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ धीरे से सचाते बोलिए, हाउ डू डू। सावनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, वो हमारे बार गांव में रही इसलिए शर्मा रही है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तुम तो जब तो तुम्हारी माँ के गांव के गीत नाच भी जानती होंगी। हाँ साहब, कोई पुराना गीत सुनाना चाहते हैं। साहब पुराना गीत सुनना चाहते हैं तो मैं क्या गाऊँ बेटा, मुझे कहाँ आता है। माँ कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनार दे। चीफ और उसके मेहमानों ने खूब तालियां पीटी और विवाह का पुराना गीत गाने को कहा। माँ सुनाओ, हरियाणी माए हरियाणी भाजे, हरिया ते भागी भरिया है। तालियों से पूरा घर गूंज उठा। तालियां थमने पर साहब बोले, क्या पंजाब के गांव की दस्तकारी है आपके यहाँ पास। शामनाथ खुशी से झूम उठे। बोले, बहुत कुछ है साहब, मैं आपको उन चीज़ों का एक सेट भेंट करूँगा। मगर साहब ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं दुकानों की बनी हुई चीज़ नहीं मांग रहा, मैं पंजाबियों के घरों की जो औरतें बनाती हैं वह मांग रहा हूँ। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा आप फुलकारी की बात कर रहे हैं। फुलकारी क्या? साहब ने कहा। माँ साहब को कोई फुलकारी लाकर तो दिखाओ जरा। सामनाथ ने कहा। कोठरी में माँ कोई पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह धागे टूट रहे थे। साहब की रुचि देखकर सामनाथ बोले, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ चुप रही, फिर डरते हुए बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। माँ की बात बीच में काटते हुए सामनाथ साहब से बोले, साहब ये जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। चीफ साहब ने धन्यवाद दिया और खाने की मेज की ओर मुड़ गए। माँ धीरे से उठी और सबसे नजर बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। दुपट्टे से बार बार आंसू, पोस्ती पर आंसू बार बार मड़ाते। आधी रात का वक्त हो गया था। मेहमान खाना बनाकर और खाकर जा चुके थे। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने की आवाज़ आई। माँ दरवाज़ा खोलो।
माँ का दिल बैठ गया, बहुत घबरा गई, लगता है सामनाथ है क्या, उसने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। और माँ, तुमने तो आज कमाल कर दिया साहब, तुमसे बहुत खुश थे, अब तो मेरी तरक्की पक्की हो जाएगी। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गया। उन्हें पोंछती हुई माँ बोली, बेटा मुझे हरिद्वार भेज दो, अब मैं यहाँ ना रहूँगी। क्या हुआ माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर से छोड़ दिया? नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तो तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? मेरी आंखें अब कमज़ोर हो गई हैं, तुम कहीं और से मंगवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं साहब खुश होकर मुझे तरक्की देगा। माँ चुप हो गई। बेटे की ओर देखती बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब ने ऐसा कहा है? साहब कहता था तब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा। तो जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ चेहरे का रंग बदल, माँ के चेहरे का रंग और झुर्रियाँ भरा मुँह खिल उठा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। माँ के मस्तक पर हर्ष की रेखाएं खिंच गई। तरक्की यूं ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी बहुत लोग हैं। भीष्म साहनी ने इसे लिखा है और मैं भीष्म साहनी का परिचय बताने से पहले मैं आपको शब्दार्थ बता देता हूँ। मुकम्मल, कंप्लीट, पूरी, पिछवाड़े, बैकयार्ड, पिछले भाग में, दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से किया जाने वाला काम कौशल, फुलकारी, फुलकारी अ काइंड ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी डन इन पंजाब। तो पंजाब की स्त्रियों द्वारा हाथ से की जाने वाली कढ़ाई को कहते हैं फुलकारी। आलिंगन टू गले लगना। तो इस प्रकार रचनाकार का परिचय हम आपको बताते हैं। भीष्म साहनी बहुत ही बड़े लेखक हैं, कहानीकार हैं। प्रसिद्ध कहानी साहित्यकार भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में है हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। सन 1957-63 के बीच में मॉस्को रूस में रहे। टॉलस्टॉय साहित्य के साथ साथ 25 पुस्तकों का रूसी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, पंजाबी और रूसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से सहकर्मी के रूप में जुड़े रहे। 11 जुलाई 2003 को अद्भुत प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी का निधन हो गया। प्रमुख कृतियाँ भाग्यरेखा, निशाचर, मायादास की माड़ी और कबीरा, खड़ा बाजार में, मुआवजे, गुलेल का खेल, नीलू, नीलमा, नीलोफर आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो ये आपके जानकारी के लिए है कि कबीरा खड़ा बाजार में किसकी कृति है, किसकी रचना है, तो आप बता देंगे कि भीष्म साहनी की रचना है। अब हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है श्रुतिलेख। श्रुतलेख, श्रुतलेख है, श्रुति नहीं, श्रुतलेख है। तो श्रुत का होता है शुद्ध का लिखना। ये आप प्राय पहला प्रश्न आपकी सभी पाठ में है। पहला श्रुतलेख, मुकम्मल, नैपकिन, खड़ाऊ, खर्राटे, दस्तकारी। तो ये रहे आपके श्रुतलेख। इन्हें सुन करके आप लिखेंगे, कहीं कोई बढ़तरी गलत ना हो। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न, लेकिन आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। दूसरे का प्रश्न है और हम देखते हैं क्या लिखा है। मिस्टर सामनाथ की पत्नी परेशान हालत में क्यों थी? मिस्टर सामनाथ की पत्नी परेशान हालत में क्यों थी? परेशान हालत में क्यों थी? परेशान हालत में क्यों थी? उत्तर हो जाएगा कि सामनाथ के चीफ उनके घर आने वाले थे, अतः
उनके स्वागत की व्यवस्था में, अतः उनके स्वागत की व्यवस्था में शामनाथ की पत्नी परेशान हालत में थी। पत्नी परेशान हालत में थी। खा प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि शामनाथ के चीफ उसके घर आने वाले थे, अतः उसकी पत्नी उनके स्वागत के लिए इधर उधर दौड़ धूप बचाई हुई थी और परेशान हालत में थी। श्रीमती शामनाथ ने मां को कहां भेजने के लिए कहा? खा प्रश्न है। श्रीमती शामनाथ मतलब शामनाथ की पत्नी ने मां को कहां भेजने के लिए कहा? कहां भेजने के लिए कहा? ये सोच लीजिए कि कितनी विडंबना है जो मां अपना सब कुछ दान दे करके, सब कुछ निछावर करके, यहाँ तक कि भी जान भी दे करके अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचा देती है, और उसका बच्चा अपनी शान शौकत, अपनी तरक्की के लिए अपनी माँ को भी त्यागने को तैयार हो जाता है। तो इस विडंबना का वर्णन इसमें किया गया है। तो श्रीमती शामनाथ ने अपनी माँ को श्रीमती शामनाथ ने अपनी माँ को पास के शैली के पास भेजने के लिए कहा। पास के माँ के सहेली के पास, माँ के सहेली के पास भेजने को कहा। पास में इस माँ की एक सहेली रहती है, उनके घर भेज दीजिए, वहीं पे पड़ी रहेंगी, फिर अगले दिन आएंगी। ग प्रश्न, मिस्टर शामनाथ की मां के पास जेवर क्यों नहीं थे? शामनाथ के मां के पास जेवर क्यों नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जाने होंगे, समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न ही मुख्य है यहाँ पूरे पाठ में। इसमें ये कहा गया है कि मिस्टर शामनाथ की मां के सारे जीवन उसकी पढ़ाई में बिक गए थे। मिस्टर शामनाथ की मां के सारे जेवर गहने उसकी पढ़ाई में बिक गए थे। यह विश्व साहनी ने लिखा है कि माँ ने जो स्त्रियों के लिए जेवर गहने बहुत ही उससे लगाव रखती है, माँ ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए वो भी बेच दिया। शामनाथ की माँ को दावत वाले दिन खाना क्यों नहीं खाना था? दावत वाले दिन खाना क्यों नहीं खाना था? उत्तर लिखेंगे
कि जिस दिन मांस उनके घर में बनता है उस दिन उनकी माँ खाना नहीं खाती। जिस दिन श्यामनाथ के घर मांस भोजन में बनता है वह उस दिन भोजन नहीं करती। तो ये रहे आपके सभी 4 प्रश्नों के उत्तर जो कि मौखिक थे। अब 5वें प्रश्न आगे हम तीसरा है, सही उत्तर चुन करके सही का चिन्ह लगाइए तीसरे के लिए। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर चुन करके सही का चिन्ह लगाइए। तो देखते हैं सही उत्तर क्या है, पहले पढ़ते हैं। मिस्टर श्यामनाथ के घर दावत के लिए चीफ किस समय पहुंचने वाले थे? तो 7:30 बजे पहुंचने वाले थे। आ उत्तर सही है, का आ सही है, 7:30 बजे ये उत्तर सही है। अब का और खा का प्रश्न देखते हैं फिर उत्तर। कमरे का फालतू सामान कहीं छिपाया जाने लगा। कहाँ छिपाया जाने लगा? अलमारियों के पीछे, पलकों के नीचे। यही आ उत्तर सही है, अलमारियों के पीछे, पलकों के नीचे। अलमारियों के पीछे, पलंगों के नीचे। और गाय श्यामनाथ ने माँ को कौन से कपड़े पहनने को कहा? सफेद सलवार और कमीज। तो ये है गा उत्तर सही है। गा का उत्तर सही है। सफेद सलवार और कमीज पहनने को अपनी माँ को कहा। गा उत्तर है। श्यामनाथ की माँ को सोने के लिए क्यों मना कर दिया? उनके खर्राटों की आवाज दूर तक जाती थी। दा उत्तर सही है। उनके खर्राटों की आवाज दूर तक जाती थी, इसलिए मना कर दिया गया। और एक प्रश्न और है, अंगा। श्यामनाथ की मां को देखकर चीफ ने क्या कहा? पुअर लेडी, पुअर डियर और पुअर ओल्ड लेडी। तो पुअर डियर ऐसा। उन्होंने कहा पुअर डियर। अंगा का उत्तर हो जाएगा पुअर डियर। पुअर डियर उन्होंने कहा, ये विकल्प इसका सही है। तो पुअर डियर ये पहला ही आ विकल्प सही है। आ विकल्प सही है, पुअर डियर। तो इस प्रकार ये प्रश्न खत्म होता है। तो आज का प्रश्न उत्तर यहीं तक, शेष अगले दिन।